हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारे 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल से और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पाई रूल के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बुक रीडिंग तो नहीं करवाऊंगा, और लेकिन जो जो डिटेल्स आपके एग्जाम में ज़रूरी रहेंगी, जो जो डिटेल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आईआईटी एग्जाम नेट के लिए ज़रूरी होती है, वो आपको मैं सारी कवर करवाऊंगा। और हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म तो शायद नहीं करवाया जाएगा, बट लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सबके मैकेनिज्म मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो डोंट टेक टेंशन कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको हम बहुत सिंप्लीफाई वे से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पाई रूल से। पाई रूल जो है उसका स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। दैट वाज लाइक दिस कि हमारे पास पाई रूल में 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि पाई रूल ऐसा है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे। तो नाइट्रोजन का पहले तो हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेकर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो इसके अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये जो 2 है ये हाइब्रिडाइजेशन में तो काम आएंगे नहीं। ठीक है ना, और ये 3 भी ऐसे सिंगल पड़े रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है इस पाइरोल के स्ट्रक्चर में, यहाँ पर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है हमारे पास, दैट विल बॉन्ड टू 1 कार्बन एटम विथ इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर एक और कार्बन एटम से बॉन्ड करेगा और लास्ट में एक हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है इट विल एग्जिस्ट एज अ लोन पेयर। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ करते हैं हमारे डायग्राम की फॉर्म में कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सारे कार्बन्स को पहले ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन एटम्स हैं। अब 4 कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो ये सारे सिंगल बॉन्डेड नहीं है, पर लेकिन डबल बॉन्डेड है। तो इन डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या होगा, इन कार्बन्स के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है ना, तो उसको अभी ड्रॉ करते हैं। और एक हमारे पास जो एटम है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है यहाँ पर एक हाइड्रोजन से भी, कार्बन्स ने भी यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि इनके पास हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से हैं। नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है फिल्ड ऑर्बिटल में, तो हम यहाँ पर एक ऑर्बिटल ड्रॉ करके उसमें एक लोन पेयर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब कार्बन्स के पास जो है उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इनके ऑर्बिटल्स में अनहाइब्रिडाइज्ड, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है क्योंकि ये डीलोकलाइज हो गए, है ना। तो बाकी जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं कार्बन के बीच में। देखो, कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। एक जो है दूसरे कार्बन से बॉन्ड के लिए जुड़ गया, एक जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने के लिए जुड़ गया, और एक जो है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड करने के लिए जुड़ गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री, दैट इज इन अनहाइब्रिडाइज स्टेट, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ना। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगी इसकी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट वे है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द पाइरोल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास पाई बॉन्ड जो है बना हुआ है और डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की अबव एंड बिलो रिंग। ठीक है, जो भी हमारे पास पाई क्लाउड है वो अबव भी है रिंग के और बिलो भी है। ओके, तो इस तरीके से देखो हमारे जो है ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है डीलोकलाइज हो रहे हैं। सो आई होप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो है पेपर में लिखने के ज़रूरी होते हैं, तो वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स में छोटे छोटे डिस्कस करूंगा। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम जो है वो सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, ये आपने बात याद रखनी है। और ये जो है कंपाउंड जो है फॉर बीइंग द कंडीशन इट शुड बी जो है कॉन्जुगेटेड। तो यहाँ पर क्या है, पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है। ओके, और ये जो है 4n+2 पाई हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का हक्कल रूल। ठीक है, हक्कल रूल क्या कहता है कि हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 × 1 4 + 2 दैट इज 6, 4 + 2 6 होता है। तो ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो हक्कल रूल है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। तो ये भी आप प्रूव कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, अगर आपको क्वेश्चन आया था दैट वाई पाइरोल इज एरोमेटिक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अब आप एक चीज़ देखो,
कि ये नाइट्रोजन जो है हमारे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमारे पास जो पाइरोल है इसकी रेजोनेंस कैसे होती है। तो सिंपल है कि हमारे पास एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट भी इस तरीके से करो कि आपका एग्जाम में आपको समझ आ जाए कि इस तरीके से लिखा था हमने, ठीक है। फिर इसका हम क्या देखते हैं कि हाँ, ये जो लोन पेयर हैं ये डोनेट हो जाते हैं, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पहुँच जाता है। सो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन से हम प्लस लगाए थे क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए। ओके, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो है हमारे पास बॉन्ड की ट्रांसफरेंस होगी, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इजीली बना ही सकते हो। फिर जो है हमारे पास ये जो लोन पेयर है ये वापस आ जाते हैं यहाँ पर, और ये जो है ये आगे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अभी भी हम हमारे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं आएंगे, और लेकिन ये अब ट्रांसफर हो गया है। आप अपनी बुक्स में चेक कर सकते हो, इस तरीके के ही सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, बट लेकिन उन्होंने इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है ना, एरोस डालकर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कि एरोस से हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने कैसे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया और ये फिर से वापस चला जाता है। सो फिर हमारा स्टार्टिंग वाला कंपाउंड हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास पाइरोल में रेजोनेंस होती है, यहाँ पर इसे कहते हैं लोन पेयर रेजोनेंस, ठीक है। लोन पेयर जब हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करे तो उसे कहते हैं लोन पेयर रेजोनेंस। ओके, अब हम पाइरोल की कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। पाइरोल जो है उसे एजोल भी कहते हैं। तो इसकी पहले हम प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो देखो, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं पिछले कुछ टाइम में, मैं वीडियो पे नहीं बना रहा था, यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था। बहुत सारे कमेंट्स देखे कि बच्चे पूछ रहे हैं सर नोट्स प्रोवाइड कीजिए, नोट प्रोवाइड कीजिए। बच्चे मैं यहाँ पर आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ मैंने यहाँ पर बोल के एक्सप्लेन की है, तो आपको नोट्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। हर चीज़ जो एग्जाम में आती है वो मैं रिटर्न में भी लिखता हूँ और आपको प्रोवाइड भी करता हूँ, बोल के भी अच्छे से समझाता हूँ। तो नोट्स की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती जब हमें चीज़ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, सिर्फ आपको इंग्लिश बनानी है, ठीक है। और बाकी तो आप अगर रिएक्शन ही इतनी अच्छी लिख दोगे तो टीचर वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपको नोट्स की क्या ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो नोट्स के पीछे मत भागो, आप अपने कॉन्सेप्ट के पीछे भागो कि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट कितना अच्छा बनता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो बिल्कुल समझ के बाहर होती हैं, तो वो उनके लिए मैकेनिज्म पढ़ने पड़ते हैं, बट लेकिन कुछ इजी रिएक्शन होती हैं वो हमें समझ आ जाती है। तो हम पहले रिएक्शन देखेंगे कि पाइरोल डायरेक्ट कैसे प्रिपेयर किया जाए। हम वैसे मेनली पाइरोल के डेरिवेटिव्स प्रेसेंसाइज कर पाते हैं, पर लेकिन डायरेक्ट हम जो है कैसे बनाते हैं, पहले तो हम बनाएंगे फ्रॉम एसिटाइलिन, ठीक है। एसिटाइलिन क्या होता है, इथाइन, है ना। तो इथाइन से कैसे बनता है वो हम देखते हैं। पहले तो हम लेंगे हमारे को कुछ मॉलिक्यूल्स इथाइन के, ठीक है। ये हमारा इथाइन का मॉलिक्यूल है, इसने एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। हमें 5 एटम चाहिए तो 2 कार्बन चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये 2 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये अमोनिया 3 ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। इसको हीट करना है, तो हम थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कैसे हुआ है। एक यहाँ पर इथाइन रख दिया, ठीक है, और हमारा एक यहाँ पर इथाइन रख दिया, और एक यहाँ पर अमोनिया रख दिया, ठीक है। अब हीटिंग के टाइम पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाता है, और इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो कैसे बने होंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, ये वाले जो लोन पेयर्स हैं इसके, वो हाइड्रोजन निकल के लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये देखो 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी होते हैं पहले, एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी आती है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, जब ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो एक और नाइट्रोजन निकल जाता है, तो हमारे पास एक एन के पास एक एच ही रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक बॉन्ड तो पहले ही पेड़ थे, तो ये डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास पाइरोल का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन हुई है, ओके।
और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पाइरोल बन गया। ओके, और 2 हाइड्रोजन निकले तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। इस तरीके से इजी रिएक्शंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं जो रिएक्शन है, दैट इज फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट, फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट। अमोनियम म्यूकेट जो है इसका कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब म्यूकेट में क्या होता है हमारे पास, ये CH2H ग्रुप के 4 ग्रुप्स होते हैं, तो इसको मैं साइक्लिक फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास अमोनियम आयंस होते हैं एसिडिक, ठीक है। तो ये इस तरीके से, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम म्यूकेट, ठीक है। इसको अगर हम ग्लिसरॉल डालकर हीट करें एट 473 केल्विन, हीट करेंगे तो ये सारे OH जो हैं, पहले तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब समझो यहाँ से, मैं आपको दूसरे पेन से क्लियर करता हूँ, यहाँ से एक OH गया, यहाँ से दूसरा OH गया, फिर यहाँ से, और इनके बीच में क्या फॉर्म हो गए, डबल बॉन्ड फॉर्म होने शुरू हो गए। ये C डबल बॉन्ड जो है ये अलग से चले जाएंगे एज CO2, ठीक है। और एक हमारे पास जो है अमोनियम आयन, ये अमोनिया में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला नाइट्रोजन है, इसके ऊपर ये कार्बन जो है बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपके लेवल पर आप डायरेक्टली देख लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, C यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाले कार्बन ने इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो आप ये याद रख सकते हैं बस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा पाइरोल। ओके, पाइरोल के साथ हमारे पास जो है कितने OH निकले, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 OH निकले हैं, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकले हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, ठीक है। और एक अमोनियम आयन निकला है तो 1 अमोनिया भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बस इसका मेन स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, बाकी तो कंसेप्ट ईजी ही है। ओके, तो ये इस तरीके से हम अमोनियम म्यूकेट से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड में हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सक्सिनिमाइड का, दैट इज हैविंग 4 कार्बन्स एंड 1 नाइट्रोजन, ठीक है। सक्सिनिमाइड में हम अगर जिंक डालते हैं, जिंक डस्ट, ठीक है, तो ये जो है CO की रिडक्शन हो जाती है, ये जिंक ऑक्साइड बना लेता है। और हमारे पास हम हीट करते हैं तो ये जो है इसकी डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये इसका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, पाइरोल बन जाएगा। और जिंक जो है उसने ऑक्सीजन ले लिए थे, तो ये जिंक ऑक्साइड जो है 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सक्सिनिमाइड से, फ्रॉम सक्सिनिमाइड हम रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं हमारी मेन सिंथेसिस जो है वो होती है पाइरोल के डेरिवेटिव्स की, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट जो है सिंथेसिस दैट इज फॉर पाइरोल डेरिवेटिव्स। तो उसमें हम 2,5 डायमेथाइल पाइरोल बनाने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज पाल-नॉर सिंथेसिस। अब मेन जो है इंपॉर्टेंट शुरू हुआ पार्ट, ठीक है। पहले वाला जो था उसके लिए मैंने खास मैकेनिज्म भी नहीं कराया क्योंकि वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, डायरेक्टली आपके कन्वर्जन्स में यूज़ होते हैं वो, ठीक है। ये पाल-नॉर सिंथेसिस डायरेक्टली एग्जाम में 4 मार्क्स की आ जाती है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि पाल-नॉर सिंथेसिस हुई कैसे है। इसमें जो रिएक्टेंट लेते हैं उसमें हम 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। क्या लेते हैं, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हम कौन सा लेंगे, दैट इज एसिटोनिल एसीटोन, ठीक है, एसिटोनिल एसीटोन। तो यहाँ पर देखो आपने सिर्फ 1,4 डाइकार्बोनिल लेना है, ठीक है। तो हमारे पास समझ लो यहाँ पर एक कार्बोनिल है, ठीक है, इसके बाद 1 2 3 और 4th कार्बन पर एक और कार्बोनिल है, ऐसे समझ लो, ठीक है। वैसे तो ये 2 और 5 डाइकार्बोनिल है, पर लेकिन अगर कार्बोनिल को देखें तो 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोनिल हमने कंपाउंड ले लिया, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया डाल के इसको हीट करते हैं, अमोनिया डाल के हीट करते हैं तो डायरेक्टली 2,5 डाइमेथाइल पाइरोल आता है। अब कैसे आता है उसको देखते हैं ध्यान से कि वो कैसे आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये अमोनिया जो है इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। ये लोन पेयर लेके जाता है एक कार्बन एटम के पास,
जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ है क्योंकि उसके बाद डबल बॉन्ड हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड होके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऊपर और इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। सो डायरेक्टली देखो यहाँ पर क्या बना, ये एक हमारे पास अमोनिया से बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो O नेगेटिव ये NH3, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब बाकी जो है वो ऐसे ही एज इट इज़ रख दो। ये अगर आपने मैकेनिज्म समझ लिया ना, आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कर सकते हो। बस आपने देखना कि लोन पेयर जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर एक्ट करेंगे ना जहाँ पर उनको चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्या है, इनका जो है इसके पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो जाता है और ये चला जाता है ऑक्सीजन के पास। तो ये इस तरीके का आगे स्ट्रक्चर बन जाता है। लेट्स सी, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH2 है, ठीक है। ये स्टेबलाइज हो गया ना। अब देखो ध्यान से क्या होता है। अब हमारे पास कुछ रीअरेंजमेंट्स ही होती है। ये OH जो है यहाँ पर NH2 के साथ अनस्टेबल है। क्या होता क्या है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और OH यहाँ से लीव हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि हम हीट कर रहे हैं ना, हमने स्टार्टिंग में हीट करिए तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन तो होनी है। तो ये हीट करके माइनस वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो कैसे एक रिएक्शन फॉर्म होती है, आप ध्यान से देखिए, आपको रिएक्शंस बहुत इजी लगेंगे ऑर्गेनिक की अगर आप एक बार समझ गए कि रिएक्शन होती कैसे, ठीक है ना। तो देखो अब ये वाला NH2 ऐसे है, ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड बन गया। अब फिर से वही स्टार्टिंग वाली बात, NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। NH3 है ना एक तरह का, ये अगर ये इसको R ले लें सारे को तो ये NH3 है। तो ये फिर से हमारे पास एक सेंटर पर ऐड करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि उसको न्यूक्लियस लविंग है वो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये O के पास फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसके पास आएगा। ध्यान से देखो होता क्या है, ठीक है। तो ये CH, यहाँ पर CH2, तो ये CO नेगेटिव एंड यहाँ पर CH3, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड CH3 और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब फिर से हाइड्रोजन लूज होगा, वो यहाँ पर इसके पास जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से लूज करके इसके पास चला गया और ये OH बन गया, समझ लो यहाँ से लूज हो गया है। अब क्या होता है, फिर से ये वाले हाइड्रोजन को खोल के लिख लो, ठीक है। तो ये जो है बॉन्ड टूटेगा, डिहाइड्रेशन तो करनी है, हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, H बाहर निकल रहा है तो ये वाटर रिलीज हो गया। अगर आपको नहीं से सही से क्लियर हुआ तो यहाँ पर देखो ये बस हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ये वाला हाइड्रोजन और ये OH बाहर बाद में वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे और फिर से यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर N है, इसके पास एक H है, फिर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड बन गया, ठीक है। जो इनके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लगे रहेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आपको समझ आना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास क्या बन गया, 2,5-डायमिथाइल पाइरोल। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये है पाइरोल सिंथेसिस, ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पाइरोल सिंथेसिस ही पेपर में पूछी जाती है। नहीं तो हमारे पास एक और तरीका भी है, ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास जितनी रिएक्शंस होती हैं ना उतनी एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कोई भी टीचर के लिए। तो हर एक रिएक्शन तो नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, पर लेकिन आपको मैकेनिज्म समझाया जा सकता है कि इस तरीके से आप एक रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एक और कोशिश करूँगा कि नॉर सिंथेसिस आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाए कि ये दोनों अगर आपको सिंथेसिस अच्छे से आती होंगी तो आप कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म आप स्टडी करके उस रिएक्शन को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन बात ये होता है हमें सिर्फ जो है हमारे रिएक्टेंट्स पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। तो नॉर सिंथेसिस में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है अल्फा अमाइनो कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड, अल्फा अमाइनो एल्डिहाइड ले सकते हैं, ठीक है। अल्फा अमाइनो कीटोन या फिर अल्फा अमाइनो एल्डिहाइड लेके
और एसिडिक मीडियम लेना है, और हमारे पास एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड विद एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेना है जिसमें कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हमारे पास है, और हमें क्या चाहिए, एसिडिक कंडीशंस। तो ये क्या चाहिए हमारे पास, एसिडिक कंडीशंस। तो ये चीज़ें हमारे पास अगर होंगी तो हम नॉर सिंथेसिस इजीली कर सकते हैं। नॉर सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए क्या, तो पहले अल्फा माइनो कीटोन या फिर एल्डिहाइड लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेट अस सपोज हमने ले लिया इथाइल अल्फा माइनो बीटा कीटो ब्यूटायरेट ले लिया। ठीक है, तो ये हम ऐसे ले लेते हैं, ये COET। ठीक है, ब्यूटायरेट है, और हमारे पास अल्फा माइनो है। ठीक है, तो ये हमारे पास इथाइल अल्फा माइनो बीटा कीटो ब्यूटायरेट ले लिया। इसके साथ हमने ले लिया, ये अल्फा माइनो कीटोन हो गया हमारे पास, और सेकंड हमारे पास ले लिया इथाइल एसीटोएसीटेट। ठीक है, जो कि जिसमें कि हमारे पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा। देखो, इथाइल है, ये एसीटो है, और ये एसीटेट है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम एसिड डालेंगे। कौन सा एसिड डालेंगे, कोई भी एसिडिक ले सकते हैं, वैसे तो हम वीक एसिड लेते हैं यहाँ पर, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, ये जो अमोनिया है, ये जो अमाइन ग्रुप है, इसके पास फिर से लोन पेयर है, जैसे मैंने पहले किया था। लोन पेयर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर एक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पर एक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अगर ये यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास O के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मूव करेगा, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ पर ना C के साथ COAT आना था, समझ लो ये यहाँ पर है और इसके साथ ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, हमारे पास OH जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ही कटिंग करके लिख रहा हूँ, ये आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से OH हटाया, यहाँ पर H रख दिया, ये एक्टिव मिथिलीन है। ठीक है, इसमें से फिर यहाँ पर मैंने ऐसे H रखे, एक H यहाँ से रिमूव किया, OH यहाँ से, क्योंकि डिहाइड्रेशन तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, ये पहले भी किया था, तो ये वही स्टेप सेम हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम कैसे करेंगे इसको, जो है हमारे वाटर को रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, COCH3 COET। ठीक है, ये हमारे पास NH बन गया, फिर हमारे पास CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास CH2 है, ये CH बन गया, और ये हमारे पास हमने लिख दिया COET लिख दिया इथाइल को। ठीक है, ये इथाइल को हमने ET लिख दिया। ओके, अब देखो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर स्टेबल नहीं रहते हैं, ये जो है डबल बॉन्ड O को हमने तोड़ना है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे विल एक्ट, यहाँ पर इसके कार्बन के पास जाएंगे, ये कार्बन फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर एक्ट करेगा, तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा, और ये जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर से ये नो नेगेटिव, ये CH3, यहाँ पर COET, और हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसने डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास CH है, ये वाले कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। ठीक है, और ये COET है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो होता क्या है, अब ये जो है सॉरी, यहाँ पर एक हमारे पास बॉन्ड भी बना हुआ है। अब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और फिर इसके पास जाता है, तो मैं यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको यहाँ पर करेक्ट करूँ, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के इसके पास भेज दिए। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, ये जो है हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना,
तो ये जो है हाइड्रोजन निकाला, ये लोन पेयर इसके पास गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर सी के पास 3 बॉन्ड है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से। अब नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर अवेलेबल है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन लूज हुआ था, तो मतलब मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, यहाँ पर से हाइड्रोजन लूज हुआ था तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक OH है और ये वाले पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये OH निकल जाएगा और यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो लास्ट हमारे पास डायरेक्टली पायरोल डेरिवेटिव बन जाएगा। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पर से वाटर निकला है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना डिहाइड्रेशन के पास, तो ये COOT ऐसे ही रहेगा। ये वाला हमारे पास CH3 रहेगा, यहाँ पर फिर से COOT रहेगा और ये हमारे पास फिर से CH3 बनाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही लगेगा और ये लोन पेयर इस तरीके से लगा रहेगा। सो ये हमारे पास सेकंड होगी नॉर सेंसेस ऑफ पायरोल, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नॉर सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी और पाल नॉर सेंसेस भी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस। देखो बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़नी है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल अगर हमारे पास होगा E पॉजिटिव, तो ये कहाँ पर एक्ट करेगा। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमेशा उसको लोन पेयर चाहिए, तो ये जो है सीधा लोन पेयर पर एक्ट करना चाहिए। बट लोन पेयर पर ये क्यों नहीं एक्ट करता, बिकॉज यहाँ पर जो है इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर इन द एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिसिटी को मेंटेन कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर लोन पेयर ही एक्ट हो जाएंगे तो इसके तो हमारे पास एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, तो एरोमेटिसिटी ब्रेक तो हमने करवानी नहीं किसी कीमत पे भी, तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, तो ये रिएक्शन कभी भी फेवरेबल नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिसिटी रूल। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पाइरोल होता है ये हमारे पास इस तरीके से ऐड करता है कि हमारे पास ये एरोमेटिक भी रहे। तो कैसे रहेगा, हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कार्बन पर आए थे, देखो लोन पेयर आ जाएंगे कार्बन के ऊपर तो ये एरोमेटिक ही रहेगा फिर भी, ठीक है ना। और कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कार्बन जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। और ये इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये वाले कार्बन के ऊपर बॉन्ड बन रहा है और ये नाइट्रोजन को ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल क्यों अब, ठीक है ना। यहाँ पर तो स्टेबल नहीं था, ये फिर भी एंटी एरोमेटिक बनने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन यहाँ पर स्टेबल क्यों है, बिकॉज यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ हियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे पास ये डबल ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट। और हमारे पास क्या होगा कि ये वापस चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऑप्शंस हैं, बट लेकिन ये तो हो गया अटैक एट सेकेंड पोजिशन, ठीक है। अब अगर हमारे पास अटैक हो इलेक्ट्रोफाइल का एट दी थर्ड पोजीशन तो फिर क्या होगा, फिर भी वो भी चेक कर लेते चांस, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो थर्ड पोजीशन पर तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए फिर लोन पेयर को जाना पड़ रहा है, तो ये भी चले जाते चलो, ठीक है ना। तो अगर ये वापस आएगा यहाँ पर तो फिर से इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसी वजह से इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं पर लेकिन इसके एक ही बन रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पर चार्ज बहुत जल्दी आ गया, पर लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे समझ लो, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पहले आएगा फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा तो हमारे पास क्या पता चलता है कि सेकंड पोजीशन पर एक्ट ज़्यादा स्टेबल फिजिबल है, या तो सेकंड पर हो, ये वाली समझ लो 1 2 3 4 5,
या तो सेकंड पर हो, ये अगर सेकंड ऑक्यूपाइड है तो ये फिफ्थ पर एक्ट करेगा, या नहीं तो लास्ट जो है ऑप्शन इसका थर्ड एक्ट करने का होगा। पर नाइट्रोजन पर कभी भी इसकी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर सकते हैं। पर लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि H2SO4 के साथ कभी भी ये सल्फेट आयंस को ऐड नहीं करने देगा। क्यों? बिकॉज वो H पॉजिटिव देते हैं और यहाँ पर पॉलीमर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि H2SO4 के साथ पॉलीमर्स बन जाते हैं। बाकी तो ये सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है नाइट्रोजन, सॉरी, ये जो है पायरोल, ये कपलिंग रिएक्शंस वगैरह सब कुछ देता है, ठीक है। एक दो रिएक्शंस मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पायरोल की उसमें एग्जाम्स में आती है, दैट इज मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे तो, पर लेकिन इसको बहुत इजीली डन किया जा सकता है विद द अवर मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वही मैकेनिज्म कि जो लोन पेयर है वो कार्बन कार्बन पर एक्ट करेंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन जो है उसके लोन पेयर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वहाँ पर OH बन जाएगा हाइड्रोजन से निकल के, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड आ सकता है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यहाँ पर NMe2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो OH है, क्या होता है, H पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। H पॉजिटिव जो बॉन्ड बनाते हैं तो OH रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। H पॉजिटिव समझ लो इसके साथ आ जाएंगे, O के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये वाटर बन जाएगा, वाटर स्टेबल है तो ये वाटर निकल जाता है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके बाद लोन पेयर फिर भी है, वो लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर स्पीशीज कौन सी बनती है आगे जाके, दैट इज दिस स्पीशीज, ठीक है ना। अब ये स्पीशीज जो बनती है, इसके ऊपर हमारा जो नाइट्रोजन है इसके सेकेंड पोजीशन पर ये लग सकती है। कैसे? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ये लोन पेयर फिर से इसके पास वापस चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। पहले पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गए थे जब इसने लोन पेयर डोनेट किए थे। तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर लोन पेयर वापस चले जाते हैं और डायरेक्टली हमारे पास ये रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर CH2 NMe2, ओके। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या होता है, हमारे पास ये वाले कार्बन जिसने रिएक्ट किया है इसके पास एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक कर देगा अपना बॉन्ड ताकि ये फिर से रिंग एरोमेटिक बन जाए। तो ये इस तरीके से हमारे पास मैनिक रिएक्शन हो जाती है पायरोल में भी, ओके। सो सिमिलरली हमारे पास जो होती है क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, आयोडीनेशन, ये सारी रिएक्शंस आपकी बुक्स में होंगी, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट ए सोल्यूशन को मैं बस एक बार रिटर्न आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको ये रिएक्शन में बहुत इजी लगेंगी जब आप इनको अपनी बुक्स में से पढ़ेंगे। सो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिएक्शन दिख रही हैं आपको, ठीक है। पायरोल जो है उसने पहले नाइट्रेशन की है एसिटिक एनहाइड्रेट के बेंस में और नाइट्रो एसिटेट के बेंस में, तो नाइट्रो पायरोल बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड से मैंने आपको कहा H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड से पायरोल टू सल्फोनिक एसिड बनाता है। आयोडीन के साथ बहुत विग्रस रिएक्शन होती है तो इसलिए टेट्रा आयोडो पायरोल बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट ए सॉल्यूशन में ये एसाइल ग्रुप आ जाते हैं, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, COCH रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जो है रीमर टीमर रिएक्शन में ये एल्डिहाइड बना देगा जैसे नॉर्मल फिनोल बनाता है, ठीक है। और कपलिंग रिएक्शन में ये क्या बनाता है, कपल करके एज अ पायरोल बनाएगा। और अगर हमारे पास गैटरमैन कॉज देखा जाए तो फिर से एल्डिहाइड बना जाता है, पायरोल कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी रिएक्शंस होती है। अगर हम देखा जाए तो रिडक्शन में इसके पास अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो हमारे पास पायरोल जो है ये जो है जिंक के साथ रिएक्ट करके पायरोलिन बनाएगा और हाइड्रोजन और प्लेटिनम के साथ जो है रिडक्शन करके पायरोलिडीन बनाता है, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन थी इंपॉर्टेंट पायरोल की, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने आपको एक बार करवा दिया, इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स रिवाइज कीजिए, आप घर बैठ के रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए, हमारी मेल आईडी पर भी पूछिए। ये चैप्टर को बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेल्स आई थी, इसलिए मैंने ये चैप्टर शुरू किया, ठीक है। अभी हमारा ऑर्गेनोमेटालिक भी पड़ा, उसको भी कवर करेंगे। पर लेकिन ये चैप्टर को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और इन द मेल, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द फ्यूरान। थैंक यू सो मच।